जैसा कि मित्रों को ज्ञात है कि डॉक्टर आशुतोष के अचानक चले जाने के बाद मरमाहत मित्रों के जरिए मंगरुआ डॉक्टर आशुतोष की याद में एक श्रृंखला चला रहा। चूंकि उनके मित्रों का संसार बहुत बड़ा था और मित्र सबसे करीब होते हैं, तो उन्हीं करीबी मित्रों के जरिए आशुतोष के जीवन के बहुविध पहलुओं को हम लोग सामने ला रहे हैं। बात रविशंकर जी के पोस्ट से शुरू करते हैं। रविशंकर जी ने एक पोस्ट लिखा था कि हमको तो वैल्यू ही नहीं देता, योगेंद्र का कुछ कह देते हैं तो मान लेता है, और अगर किशन कालजयी कह दे तो स्टैंड अप की मुद्रा में आ जाता है, यस बॉस बोलता है। उसी किशन कालजयी के साथ आज मगरुआ ये संवाद कर रहा है। कितना डरा के रखते थे सर। नहीं, डर नहीं, वो दोस्ती का प्यार था जिसको अब हम लोग मिस करेंगे। और रविशंकर जी भी प्यार में ही इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। लेकिन ये सच है कि मैं आशुतोष जी से काम करवा लेता था, क्योंकि आशुतोष जी के चरित्र और व्यक्तित्व की जो विशेषता थी, और वो कभी कभी सीमा भी बन जाती थी कि उनकी उनका फक्कड़पन, उनका आलस्य, उनकी जीवंतता, उनकी यारबाजी, तो व्यवस्थित रूप से लिखना उनका लगभग स्थगित रहा। छिटपुट उन्होंने लिखा। मतलब जिस प्रतिभा के वह व्यक्ति थे, जो विवेक उनके पास था, अगर अंग्रेजी शब्द का मैं सहारा लूं तो जो कंसेप्चुअल शार्पनेस आशुतोष जी की थिंकिंग में थी, तो मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 किताबों के तो लेखक उनको होना चाहिए। लेकिन वही आलस्य उनको दबोचे रहता था। तो मुझे याद है कि आशुतोष जी ने एक बार मुझे कहा कि किशन जी, जब आपका फोन आता है तो मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं कि अब क्या लिखने के लिए ये कहेंगे। तो जब मुझे कुछ अनौपचारिक, कुछ निजी बातचीत करनी होती थी, तो फोन करते ही मैं उनसे कहता था कि ये लेखकीय अनुरोध के लिए फोन नहीं है। तो वो फिर तब सहज होकर बातचीत करते थे। लेकिन फिर भी आशुतोष जी से मैंने काफी लिखवाया। जब संवेद का प्रवेशांक 1991 में आया, तो उस अंक में भी उनका लेख है। जब सबलोग का प्रवेशांक जनवरी 2009 में आया, तो उसमें भी उनका, आप देखिए, लेख है। और बीच बीच में भी वो लिखते रहे। लेकिन उनकी जो पूंजी उनके लिए थी और हमारे लिए भी थी, वह उनकी सोच थी, जिसको हम लोग अब मिस करेंगे, जीवन भर मिस करेंगे। कब ये लगने लगा था मित्रों को कि आशुतोष में एक अलग तरह की प्रतिभा है? कि आप लोग तो काफी पहले से जुड़े हुए हैं, तो कब ये लगने लगा था मित्रों को कि आशुतोष में एक अलग तरह की प्रतिभा है? मुझे तो लगता है कि लगभग 40 वर्ष, 41 वर्ष पहले ही ये लग गया था। जब पहली बार आशुतोष जी से मेरी मुलाकात हुई, वो भागलपुर था। और मैं भागलपुर के एक लही टोला मोहल्ला में अपने बड़े भाई, जो अब नहीं हैं, और वो मेरे पत्रकारिता के गुरु भी रहे, तो मैं पत्रकारिता करने के लिए यहाँ से निकला था और मुंबई जाने की तैयारी में था। और लगभग घर से बगावत करके निकला था। मेरे प्रोफेसर पिता चाहते थे कि मैं कोई अधिकारी बनूं, और मैं इस जिद में था कि मैं पत्रकार बनूंगा। तो फिर उसमें मैंने तय किया कि जाना है। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि जा ही रहे हो तो ठीक है, कुछ दिन यहाँ सीख लो, थोड़ा लिखने पढ़ने का अभ्यास कर लो। मेरे लिखे की वो प्रशंसा करते थे। तो फिर उन्होंने अपने निगरानी में मुझे शुरू किया। भागलपुर का एक अखबार था, विक्रमशिला टाइम्स, उसके एडिटर से मिलाया। तो उन्होंने कहा कि कल से आप आइए इस अखबार में, इस अखबार को संभालिए। साप्ताहिक अखबार था, मैं संभालने लगा। लेकिन आशुतोष जी का और रामचरण जी का मिलना जुलना मेरे बड़े भाई से पहले से था। और रामचरण जी तो इस जमात के भागलपुर में लगभग अभिभावक थे। अनिल प्रकाश भी मेरे भैया से मिलते जुलते थे।
तो बाद में जब हमारी दोस्ती हो गई तो आशुतोष जी ने ये पोल खोला कि अनिल प्रकाश जी ने कभी मुझे भैया के साथ देखा था, मुझसे कुछ बातचीत की थी, तो उनको कुछ मुझ में उम्मीद लगी, तो उन्होंने आशुतोष जी को इस काम में लगाया कि किशन कालजई को अपनी जमात में लाया जाए। और हमको लग रहा है कि 1982 का ये आखिर होगा या 83 की शुरुआत, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। आशुतोष जी मिले, फिर मिले और मिलने ही लगे। और उस मुलाकात में मुझे पता नहीं चला कि मैं कब आशुतोष जी का हो गया, और उनके माध्यम से तब मैं अनिल प्रकाश जी के करीब आया और फिर गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़ा। तो उसके बाद तब तो फिर कोई बचा ही नहीं। वह गंगा मुक्ति आंदोलन में जो थे सब दोस्त हो गए, कुछ ज्यादा करीब के दोस्त हुए, जैसे सफदर इमाम कादरी हुए, डॉक्टर विजय हुए, अनीस हुए, रविशंकर। रवि तो अखबार के माध्यम से ही हमारे दोस्त पहले थे। बहुत लोग गंगा मुक्ति आंदोलन में, सबका नाम तुरंत तुरंत याद भी नहीं आता है और वो संभव भी नहीं है। तो एक पूरी दुनिया यह एक तरह से बन गई। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनी जमात में शामिल किया, अपने लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया, तो मुझे यह लगा कि ये आदमी विशिष्ट है। और उनकी विशेषता आखिर के दिनों तक यह बनी रही कि वो दोस्तों के बीच पुल का काम करते थे, दोस्तों के बीच एक कड़ी का काम करते थे। और कितने दोस्तों को उन्होंने मतलब कितना मिलाया। हमने कलकत्ता के उनके जितने दोस्त थे, राजवर्धन जी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो हम लोग स्कूल फ्रेंड रहे जमालपुर में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो पालीवाल जी, मृत्युंजय जी, हालांकि उसमें मेरी लिखने पढ़ने और पत्रिका की वजह से भी ये हुआ, लेकिन उनको घनिष्ठ बनाने में आशुतोष की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए आशुतोष जी का यह स्वभाव, वो मित्रों की एक दुनिया रचते थे और अच्छे को अच्छे से मिलाने की एक बड़ी परंपरा और एक महत्वपूर्ण परंपरा उन्होंने स्थापित की, और जिसकी वजह से एक बड़ी दुनिया बनी है आशुतोष जी की। कल अनिल प्रकाश जी से बात हो रही थी तो महरूआ ने उनको कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान एक नारा गूंजा करता था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश। तो ये गंगा मुक्ति आंदोलन जो है उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन छात्रों के लिए एक ही प्रकाश बिंदु था, अनिल प्रकाश। तो अनिल प्रकाश जी स्वीकार नहीं किए इसको क्योंकि उनका बड़प्पन है। लेकिन मेरी जिनसे भी बात हो रही है वो कहीं ना कहीं ये पूरा जो गंगा मुक्ति आंदोलन का जो छात्रों का जमात है या आंदोलनकारी लोग थे, सब लोग कहीं ना कहीं अनिल जी से जुड़े रहे। ये ठीक कहा आपने, ये अनिल जी का बड़प्पन है, लेकिन निस्संदेह अनिल प्रकाश गंगा मुक्ति आंदोलन के निर्विवाद रूप से अकेले नेता है। वो बाकी लोग भी हैं, कई और नेता हैं, लेकिन इसके गंगा मुक्ति आंदोलन का जब नाम आप लेंगे तो पहला नाम अनिल प्रकाश का ही लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। और हम सब लोग एक तरह से बोलते हैं, हमारा, और ये बोलने में कोई संकोच नहीं होता है कि हम लोग अनिल प्रकाश के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने हमको बनाया है। और वो सिर्फ आंदोलन के लिए नहीं, अनिल जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी पैठ परिवार में होती थी। जब मैं जमालपुर में रहता था तो 10 दिन 15 दिन के लिए भी वो आते थे, अपने मुहिम में घूमना है, आना है। लेकिन उनका कैंप ऑफिस मेरा घर हुआ करता था, तो कुमकुम जी से भी उनका संबंध उसी तरह से दोस्ताना हो गया था। हमारे घर में मीटिंग होती थी, लोग आते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गंगा मुक्ति आंदोलन मनुष्य को थोड़ा और मनुष्य बनाने का एक बड़ा उपक्रम था। सिर्फ वो गंगा की संस्कृति, मछुआरों का हक, ये नहीं था। आप गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े लोगों से जब आप बात कीजिए, दूसरे मुद्दे पर भी बात कीजिए, तो आपको उनके भीतर वैचारिक असहमति रहते हुए भी एक अंतःसूत्रता मिलेगी, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं। मुझे अपना दिन याद आ रहा है कि मैं जब अखबार में काम करता था, अखबार में ही काम करने से हमारी दोस्ती योगेंद्र जी से, आशुतोष जी से, प्रेम प्रभाकर जी से,
प्रसून जी से, इन लोगों से दोस्ती शुरुआत हुई थी। तो उन दिनों हमारा प्रेम था। तो उस प्रेम कहानी में एक क्या कहते हैं, बहुत सकारात्मक भूमिका इस जमात की थी, इन दोस्तों की थी। उसमें हमारे एडिटर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का, जिनको हम लोग गुरुजी बोलते थे, रामशरण जी का, और आशुतोष जी का, योगेंद्र जी का। इन लोगों ने एक तरह से कहिए कि माना कुछ भी बाकी नहीं रखा कि ये प्रेम सफल हो। और वो माना सफल हुआ इसलिए मेरी वो प्रेमिका जो पत्नी है कुमकुम, तो ये सभी दोस्तों की भी दोस्त है। आप आप देखिए, जब ये आशुतोष पर मेरी भतीजी ने एक पोस्ट लिखा, तो उस पोस्ट पर मेरी पत्नी ने लिखा, अलविदा दोस्त। ये दोस्त शब्द बताता है कि उनके बीच किस तरह का संबंध था। तो मैं ये कहूंगा कि ये गंगा मुक्ति आंदोलन, और इस आंदोलन की वजह से जो एक यह बड़ा परिवार बना, और इस परिवार ने एक आंदोलन में सफलता पाई, वो एक संस्कृति का भी आंदोलन था। और वो संस्कार सब लोगों के बीच में, अब ये संस्कार फिर अगली पीढ़ी में कितना जा पाएगा, इसमें थोड़ा मुझे शक है। दुनिया बदल गई है, अलग तरीके से चल रही है। अब कोई अनिल प्रकाश उस तरह से एक्टिव नहीं है, रामशरण जी भी और थोड़ा अस्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन सक्रिय सब लोग अपने अपने अपनी अपनी सीमाओं में सबकी सक्रियता बरकरार है। जो शब्द आप इस्तेमाल किए थे प्रोडक्ट, तो हमने वही कहा था अनिल प्रकाश जी को कि ये अनिल प्रकाश स्कूल ऑफ गंगा मुक्ति आंदोलन है। तो एक शिकायत अनिल प्रकाश जी से, और ये सवाल भी उनसे भी रहा और आप लोगों से भी है, कि आप लोगों ने अगली पीढ़ी को बैटन नहीं थमाया। जैसे अनिल प्रकाश और राम शरण जी जैसे लोगों ने आप लोगों को गढ़ा, वो तत्कालीन परिस्थिति रही होगी। समस्याएं बदस्तूर वही आज भी है, गंगा को लेकर, कहलगांव को लेकर, सामाजिक स्तर पे जो एक युवाओं का जमात आप लोगों के समय दिखता है, उस तरह का जमात अब नहीं दिखाई देता। सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे यह स्वीकारना चाहिए, और हमारी जमात को भी यह स्वीकारना चाहिए कि हम लोगों को जिस तरह से बनाया गया, हम लोग अगली पीढ़ी के में तैयार नहीं कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा काम हुआ है, जो अगर आप देखें तो जैसे योगेंद्र एकेडमिक्स में चले गए, आशुतोष एकेडमिक्स में चले गए, प्रसून लतान पत्रकारिता में गए, मैं पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता में रह गया, रविशंकर रवि भी पत्रकारिता में है। तो सबने एक कोई एक शिक्षक जब होता है तो वो उसका क्लासरूम एक हॉल होता है, उसमें हॉल में वो बच्चों को बनाता है। लेकिन कोई एक पत्रकार अगर है, कोई एक पत्रिका लेके आ रहा है, तो उसकी कंसंसी हॉल नहीं होती है, पूरे समाज को वो एड्रेस करता है। तो मैं ये मानता हूं कि संवेद के पिछले 32 वर्षों की यात्रा में मैंने कई लेखकों और साहित्यकारों को सामने लाया। सब लोग के मासिक पत्रिका के रूप में 15 वर्ष की यात्रा में कितने नए लेखक बने, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता थोड़ी और मजबूत हुई, और उन्होंने एक तरह से अपनी एक दिशा बनाई, अपना एक लक्ष्य बनाया, अपनी जगह पे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ठीक वैसा काम नहीं हुआ, लेकिन समाज को आगे ले जाने की दिशा में, जैसे अनीस वो फिल्म बनाने में लग गए। तो लोगों ने अलग अलग काम चुन लिया, इसलिए कि उस तरह से आंदोलन में अब करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा था। तो और उसके बाद एक रोटी रोजगार का भी मसला था, सबको कुछ ना कुछ काम चाहिए होगा। और रही बात इस पीढ़ी में, तो नई पीढ़ी में आप देखिए, ये T20 का युग है, ये 20 ओवर में रिजल्ट लोग चाहते हैं कि तुरंत हमें मिल जाए, तो निकले और नौकरी मिल जाए। वो धैर्य नहीं है। हमारे समय में था कि परवाह नहीं होती थी, नौकरी नहीं है तो नहीं, कोई परवाह नहीं थी। और पूरे कमिटमेंट से, पूरी प्रतिबद्धता से, अपना जी जान लगा के, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से लोग लगे उस तरह से वैसा फल नहीं मिला। तो
मुझे लगता है कि फल की चिंता तो हमें 2000 वर्षों से सिखाया जा रहा है कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश हुई है। और कोशिश जारी भी है, भले ही माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। क्या करते थे आप लोग आंदोलन में सर? पर्चा चिपकाते थे, पर्चा लिखते थे, हंसी मजाक करते थे, और पटना वटना से बहुत सारी लड़कियां जाती थी, उनके साथ गप सराका भी करते थे। क्या भाव था? देखिए, जो जो आपने कहा लगभग सब आशुतोष को करते थे हम केंद्र लोग। में रख के बात कर रहा हूँ सर। आशुतोष को केंद्र में रख के जब आप बात कर रहे हैं, तो आशुतोष जी के बारे में एक चीज मुझे लगता है कि इसके पहले कई लोगों से आपने बातचीत की, हो सकता है कि सभी की बातचीत मैं सुन नहीं पाया हूँ, हो सकता है ये रिपीट भी हो। अ, आंदोलन नहीं भी होता तो आशुतोष के जीवन में, आशुतोष के व्यक्तित्व में जो प्रेम है, वो उसी वो विकसित होता ही। हो सकता है उसका रूप अलग हो, लेकिन आंदोलन ने इस जमात में आशुतोष के प्रेम को खिलने का मौका दिया। वो जो आशुतोष के भीतर उसके रोम रोम में जो मोहब्बत भरा हुआ था, और हम लोगों को रश्क भी होता था उनसे कि क्या है इस आदमी में, कि पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी इतनी आकर्षित होती थी, लड़कियां आकर्षित होती हैं उनकी, मतलब बाल बच्चे की उम्र की बच्ची आकर्षित होती थी। लेकिन इस आकर्षण को मैं किसी गलत नजर से नहीं देख रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा चीज था कि वो जो मिलता था उसको वो भरते थे, और अगर खाली नहीं भी है तो जगह बना के भरते थे। आप मैंने देखा उनके विदाई समारोह में, मैं गया था कलकत्ता, और उनकी छात्राओं ने, वो गर्ल्स कॉलेज के टीचर रहे हैं तो जाहिर है उनकी छात्राएं ज्यादा रही, जिस तरह से मतलब अपना प्रेम दिखाया, मैं तो दंग रह गया। मुझे लगा कि, और यही नहीं, जब आशुतोष बीमार थे तो जब हम लोग यहाँ बेचैन हो रहे थे और फोन करके किसी कलकत्ता के मित्र को पूछते कि क्या हाल, कैसे, कहाँ है, तो वो हॉस्पिटल में, ये आप कहाँ हैं, हॉस्पिटल में है। तो एक तरह से जितनी उनकी दुनिया थी, जितने उनके परिचित मित्र थे, सब हॉस्पिटल में। जिस तरह से कलकत्ता के मित्रों ने आशुतोष को बचाने की एक ईमानदार कोशिश की, जिस उस मुहिम में जिस तरह से वो लगे, ये महानगर में आमतौर पर होता नहीं। ये कलकत्ता ही समझिए है जिस जिस महानगर में अभी प्राण बचा हुआ है। उस महानगर के पास एक माँ का कलेजा है कि वहां आप जाएं तो आपको प्यार मिलेगा, सुकून मिलेगा। हम जो 3-4 दिन कलकत्ते में रहे, तो मुझे हो सकता है कि ये दुर्घटना नहीं होती तो कलकत्ता की ये पहचान मुझे नहीं मिलती। तो इसलिए हमको लग रहा है कि इसमें आशुतोष की भी भूमिका रही होगी। आशुतोष, कोई और लोग अगर इस तरह से हो सकता है शायद ऐसी भीड़, ऐसी तत्परता, ऐसी तैयारी नहीं दिखे। आशुतोष इतना प्यार बांटते थे, मैंने आज तक आशुतोष को कभी किसी की शिकायत करते मैंने नहीं सुना। जब हम लोग व्यक्तिगत बातचीत करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे वो। और किसी के व्यक्तित्व की अगर कोई कमजोरी है, कोई कमजोर पक्ष है, तो उसको भी इस खूबसूरती से वो ढक देते थे, और उसकी जो अच्छाई थी उसी को सामने लाते थे। मतलब जैसे आप नाटक के सेट को अगर बिंब के रूप में लें, तो डायरेक्टर प्रकाश का संयोजन ऐसा करता है कि जो वो दिखाना चाहता है वही लाइट करता है। तो आशुतोष अपनी बातचीत में फोकस रहते थे कि मुझे इसके बारे में, अगर मतलब मेरे बारे में, कलकत्ता के दोस्तों को ने मुझे बताया बाद में कि मेरे बारे में वो अपने सभी दोस्तों को बताया करते थे मेरे बारे में। और मुझे तो लगता है कुछ बढ़ा चढ़ा के भी मेरे बारे में वो बोलते होंगे प्यार से, कि जितना मुझे लोग सम्मान करते हैं आशुतोष के दोस्त और ये वो, भाई उतना मतलब मैं बड़ा आदमी या असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन ये आशुतोष ने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक पंक्ति में अगर आशुतोष के व्यक्तित्व को आप शीर्षक देना चाहें, आशुतोष प्रेम का व्यक्ति था। उनके जीवन में प्रेम की प्रचुरता थी। तो जब घर से बाहर आप जब प्रेम का प्रदर्शन ज्यादा करने लगते हैं, भले ही आपका भाव निर्मल हो, पवित्र हो,
घर में डांट वाट भी बहुत लगता है सर, क्योंकि समय तो उतना ही है, बाहर समय देंगे तो घर में थोड़ा सा। और आप लोग चूंकि छात्र जीवन से ही जुड़े रहे हैं, तो सॉरी। डांट वाट भी खाते थे। एक नहीं सुबह से देखिए, इसकी ए, कीमत तो एक एक सुबह से झोला लेके निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, और घर में तो समय से आते ही नहीं कभी। देखिए जी। कभी आंदोलन शायद। जी। सॉरी, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। जी। कभी उनकी पत्नी ने आप लोगों से ये शिकायत की हो कि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्या लिखते पढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घर में तो बस। देखिए आप माना जो साहित्य का, संस्कृति कर्म का मतलब, अगर थिएटर का कोई कार्य करता है, साहित्य का है, आंदोलन का है, आप सर्वे कर लीजिए, उसकी पत्नी परेशान जरूर रहती है। लेकिन जब वो अपने पति के उस मुकाम को देखती है, उसके सम्मान को देखती है, तो वो उस पर गरूर भी करती है। तो इसलिए सबकी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी भी ऐसी बात नहीं कि मुझसे परेशान नहीं रहती है। हम जब थिएटर करते थे, 11 बजे 12 बजे रात तक रिहर्सल करके आते थे, और 6 महीने कि बच्चे के साथ पत्नी घर में अकेली रहती थी, डरती थी, तो वो तो झेलती थी। और ये लगभग सबकी पत्नी झेलती थी। अनिल प्रकाश की पत्नी से की शिकायत रही, हम लोगों ने सुना है, कविता की भी शिकायत है। और रही वो जो प्रेम वाला सवाल ये कर कर रहे थे, तो आशुतोष को उस प्रेम के लिए कीमत भी चुकानी पड़ी है। ऐसी बात नहीं कि उनके प्रेम को हमेशा निर्मल समझा गया है। वो उनके कुछ रिश्ते ऐसे भी हुए जो उनके दोस्तों को भी थोड़े अटपटे लग रहे थे, पत्नी को भी अटपटे लग रहे थे। लेकिन हमको लग रहा है कि उस तरह के चीजों में जाना उचित नहीं है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं था कि मतलब अनैतिकता की सीमा को वो कभी पार नहीं कर सकते। आशुतोष जी के यहाँ एक, उनके व्यक्तित्व में अगर आप झांकें, पता नहीं इसके पहले आपकी कितनी मुलाकात हुई, जिसको आप कहते हैं कि एक डिसेंट पर्सनैलिटी थे। कभी जैसे संगीत संगीत में जिस तरह से उसके व्याकरण से उसका स्वर जैसे जिस तरह से निकलता है, तो उनका आचरण भी किसी से, जो उनकी बातचीत होती थी, उनकी जो आत्मीयता होती थी, तो वो संगीत की तरह वो प्रवेश करते थे, उस तरह से वहां जगह बनाते थे, वहां बसते थे। और फिर जब लगता था कि अब काम हो गया, तो फिर वहां से विदा भी ले लेते। पत्नी अचानक चली गई सर, उसके बाद आशुतोष के स्वभाव में, आशुतोष के लेखनी में, आशुतोष कुछ विचलन दिखाई देता था क्या मित्रों को, परेशान परेशान बिल्कुल। से? देखिए, वो व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन निजी बातचीत में कभी जब हम लोग बहुत निजी बातचीत में होते थे, तो वो दुख था उनके पास, वो बात भी करते थे। लेकिन जमाने को वो अपनी खुशी और हंसी ही दिखाते थे। बाहर से जो खिलखिलाता चेहरा था, कविता के जाने के बाद अवसाद आशुतोष का स्थायी भाव बना हुआ था। भीतर अवसाद ही था आशुतोष में। उनकी हाल की कविताओं, कई पिछला पोस्ट अगर आप खंगालें, उनके कई पोस्ट पर मैंने उनकी जो निराशा व्यक्त हुई है, उस पर मैंने मतलब डांट की तरह जो है कुछ कमेंट किया था कि इस तरह से आप नहीं सोच सकते, ऐसा क्यों सोचते हैं। तो वो निराशा तो थी जीवन से, पत्नी के जाने के बाद। लेकिन ये आदमी इतना बिंदास था, और दोस्तों में इतना जीता था कि ये अपना जीवन बना लेता था। मतलब एक तरह से अवसाद के बीच में भी जीने का एक हुनर, एक कौशल इन्होंने विकसित किया। कोई ऐसी बात जब आपको कस के डांटना पड़ा हो, क्योंकि आप डांटने के लिए उनके मित्रों के नहीं, आपकी बात तो सुन लेता था, तो कस के डांटना पड़ा हो सर? ऐसा कभी नहीं हुआ। आशुतोष जी मेरे अकेले ऐसे मित्र, अकेले क्या माना, हम लोग के इस जमात के दोस्तों में झड़प हुई हो ऐसा मुझे नहीं दिखता कभी। किसी बात नहीं, पर मान लीजिए कुछ हो गए। झड़प से मेरा और सेंस नहीं। ये नहीं, डांटने की भी जरूरत नहीं हुई। मतलब वो मेरा भी बहुत सम्मान करते थे। मतलब मेरा क्या, मतलब मेरे काम काज को वो एक तरह से उनको अच्छा लगता होगा, तो इसलिए कभी कोई अगर मैं आग्रह करता था, तो वो उसको
उठाते नहीं थे, लेकिन कई बार, लेकिन वो उन्होंने डेडलाइन को नहीं मीट किया, कई बार वो नहीं कर पाए ऐसा, लेकिन हम भी समझते थे कि इनका स्वभाव ऐसा है। लेकिन कभी डांटने की जरूरत ही नहीं हुई। मतलब मेरे 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 आग्रह को इतनी गंभीरता से और इतने मोहब्बत से वो ग्रहण करते थे कि उसकी जरूरत ही नहीं हुई मुझे। और एक बात और बताऊं कि इस ये जो जमात है, जो ये जितने दोस्त हैं, ये योगेंद्र हो, आशुतोष हो, प्रेम प्रभाकर हो, रविशंकर सिंह हो। रविशंकर सिंह तो बाद में आशुतोष के माध्यम से मुझे मिले, ये अखबार में नहीं थे। योगेंद्र, आशुतोष, प्रेम प्रभाकर, ये लोग सब अखबार में मेरे साथ काम करते। तो बाद में जब अखबार शुरू हुआ था तो वो तो तेरह 83-84 का दौर था, तो हम लोग को वेतन 300-400 रुपये मिलता था। और उस अखबार में जो क्रम था, तो उसमें जो संपादक थे हमारे गुरुजी राजेंद्र प्रसाद सिंह, तो उसके बाद मेरी ही जगह थी, मैं सहायक संपादक था और ये लोग उप संपादक थे। इधर हाल के दिनों में जब ये लोग प्रोफेसर वगैरह काफी ये हो गए, तो आशुतोष जी बार बार हमको चिढ़ाया करते थे कि आप तो मेरे बॉस थे, आप तो मेरे बॉस रहे हैं। तो कभी कभी संबोधन में भी वो उन्होंने ये रखा कि मुझे वो बॉस कहते थे, मतलब बॉस। हालांकि ये बोलचाल की भी ऐसी भी भाषा है, दोस्तों बोलता है ठीक है बॉस चलते हैं, लेकिन ये जो उनके मन में ऐसा था। और वहां भी अखबार में भी कितना काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कोई हिसाब नहीं लेते थे। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि आशुतोष के हिस्से का भी काम हम लोग कर लेते थे, क्योंकि उनका आना भी हम लोग को अच्छा लगता था और उनका जाना भी उससे भी अच्छा लगता था कि मतलब ठीक है जाए आप, मतलब मौज कर रहे हैं। लेकिन आते थे जब दफ्तर में रहे तो वो काम भी करते थे। तो इसलिए एक अलग तरह के हमारा उनका व्यक्तित्व था। आशुतोष का आना भी अच्छा लगता था, आशुतोष का जाना भी अच्छा लगा। कहाँ चले गए आशुतोष? और आशुतोष के बिना किशन कालजयी की दुनिया, किशन कालजयी और उनके मित्रों की दुनिया कितनी अधूरी अधूरी सी रहेगी। देखिए, मृत्यु की सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। कौन ये दावा कर सकता है कि हम रह ही जाएंगे? जाना सबको है। आशुतोष थोड़ा पहले गए, हमको लग रहा है कि 67-68 की आयु में वो गए हैं। हो सकता है 70 में जाते, 75 में जाते, 80 में जाते। जाना तो था ही, हम भी जाएंगे आशुतोष जहाँ गए। मुझे लग रहा है कि, और हालांकि वो गए थोड़ा विभत्स तरीके से, जिस तरह से उनका अंत हुआ, इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। वो उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट अटैक से वो जाते तो शायद थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग बर्दाश्त कर लेते। किसी ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट में जाते तो कुछ अलग तरह से होता, दुख तो होता ही है। आप ट्रेन पर किसी यात्री से जब मिल लेते हैं और दिल्ली उनके साथ जाते हैं, 1.5 दिन की यात्रा में आपका वो ऐसा दोस्त हो जाता है कि कभी कभी मोबाइल का आदान प्रदान करते हैं और जीवन भर के लिए आप दोस्त हो जाते हैं। जानवर पालते हैं उसके लिए रोने लगते हैं। 40 वर्ष का आपका दोस्त चला जाए, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, तो ये तो और वो जो आपने कहा कि जाना भी अच्छा लगता है, तो ये आपने यहाँ जोड़ दिया। मैंने उस अखबार के दफ्तर का वो भी नहीं, मैंने आपको कहा था कि नहीं, हाँ, मैंने हाँ, हाँ, जानबूझ के ही तो जोड़ा है इसलिए सर। और क्या नाम है तो कि इसलिए मैं वो सवाल पे उनका, भी आऊं। लेकिन लेकिन आशुतोष अनुपस्थित कहाँ है? आप ये देखिए कि हम लोग अब हम सब लोगों के भीतर थोड़ा थोड़ा आशुतोष है, और अगर नहीं है तो हम उसको अपने भीतर लाना चाहते हैं। जब हम आशुतोष से ईर्ष्या करते थे कि क्यों आशुतोष से सब लोग इतना आकर्षित होते हैं, तो हमें तो ये भी इच्छा होगी ना कि हम भी कुछ ऐसा करें जो लोग हमसे आकर्षित हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम आशुतोष की तरह मुस्कुराएं, हम आशुतोष की तरह बात बनाएं, आशुतोष की तरह हम दोस्तों की दुनिया बनाएं। ये तो मेरे मन में है, और अगर ये मेरे मन में है तो आशुतोष गया कहाँ है? आशुतोष तो मेरे अंदर है ही, और इस तरह से और दोस्तों के भीतर होगा। थोड़ा थोड़ा आशुतोष सब में है। ये दो तीन बिल्कुल। जी, तो 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में आया, जिस तरह से आप लोग मित्रों से संवाद की ये कड़ी चल रही है, थोड़ा थोड़ा आशुतोष सब में विद्यमान है।
बिल्कुल बिल्कुल। ये और अगर नहीं है तो इस घटना ने आशुतोष को अब जिस तरह से अभी क्या कहते हैं कि उनके एक अंग्रेजी की एक कहावत है, ए थिंग इज वैल्यूड व्हेन इट इज लॉस्ट। मुझे लग रहा है कि अभी आशुतोष के बारे में जितनी बात हो रही है, तो आपको लगता है कि आशुतोष अगर रहते तो ये बात तो होती नहीं। स्वाभाविक है। अभी आशुतोष अभी आशुतोष के महत्व को हम लोग खोजने लगे हैं। ऐसी बात नहीं कि आशुतोष कोई महापुरुष और महात्मा थे, उनकी कमियां नहीं थी, वो भी एक साधारण आदमी था, गलतियां उनसे भी हुई हैं, चूक उनसे भी हुई है, ठोकरें उन्होंने भी खाई है। तो इसलिए एक सामान्य आदमी था, लेकिन सामान्य आदमी की जो विशिष्टता थी उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग खोज रहे हैं, उसको हम लोग पुनर्सृजित करने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ आशुतोष है। आशुतोष को खोजेंगे, उसे मिलाएंगे, और जो बची हुई दुनिया है आशुतोष के जाने के बाद, उस दुनिया को सजाने की कोशिश करें। बची हुई दुनिया को सजाने की ये कोशिश है। आशुतोष के स्मृतियों को न सिर्फ जिंदा रखना है, बल्कि अचानक चले जाने के कारण बहुत काम आशुतोष जी के मन में होगा कि अरे अब तो दूसरी पारी शुरू हुई है, अब ये काम करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने मुझसे शेयर किया था जी। रिटायरमेंट के बाद, जब मैंने उनसे कहा कि अब तो आपके पास समय है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बॉस। मैं बल्कि हमसे तो ये बात हुई थी कि वो अभी इसी दिसंबर में उन्होंने प्लान किया था कि हम आएंगे, 10-15 दिन आपके साथ रहेंगे। और उन्होंने सब लोग में एक नियमित लिखने का मन बनाया कि मैं एक स्तंभ लिखूंगा, इस बहाने लिखा जाएगा और आप ही हमसे लिखवा सकते हैं। इस तरह की बातचीत हुई थी। और थोड़ा रहने आगे के जीवन के लिए भी कुछ उन्होंने शेयर किया था, जिसको मैं अभी, वो थोड़ा प्रासंगिक नहीं है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये सब तो रह गया, वो अपने साथ ही इस सपना को अपने साथ ही लेके चले गए। लेकिन जो सपना वो छोड़ कर गए हैं, हम लोग उसका ख्याल रखें। आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष सपना ही नहीं छोड़ गए हैं, अपने पीछे एक परिवार भी छोड़ गए हैं। मैं समझता हूँ कि आशुतोष के मित्रों का जुड़ाव सिर्फ आशुतोष से नहीं था, उस भरे पूरे परिवार से भी था। अचानक ये घटना घटी है, जवाबदेही बड़ी है। किशन जी के चेहरे पे आप देख सकते हैं, मंगरुआ भी भावुक हो देखिए, गया। जी। जिस दिन ये घटना हुई और आशुतोष के डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के बाद लेके एम्बुलेंस से जब उनके निवास वाला जो सोसाइटी थी उस पर गए थे, तो मुझे याद है कि सबसे मेरे दाई तरफ सौरभ बैठा हुआ था, आशुतोष का बेटा। उसके बगल में मैं था, मेरे बगल में प्रकाश देव पुलिस जी थे, उनके बगल में मृत्युंजय जी थे, और पीछे आशुतोष जी की डेड बॉडी थी। और मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि खींच तो गाड़ी रही थी उस डेड बॉडी को, लेकिन लग रहा था कि मैंने सीने से मैं आशुतोष की डेड बॉडी को ढो रहा हूँ। बहुत बोझ लग रहा था उस पर। और आप सौरभ के बारे में कल्पना कीजिए कि कुछ वर्षों पहले उसने अपनी माँ को वो मैंने खो दिया। कविता जब चली गई तो दोनों बच्चे एक तरह से अनाथ ही हुए। माँ के जाने के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बड़ा भाई उसका चला गया, पिता उसका चला गया। तो अब मुझे लगता है कि उसका मतलब सौरभ का जो अकेलापन है, इसकी हमें परवाह करनी चाहिए। और मैं तो जैसे डेड बॉडी लेके उतरा तो मेरी नजर शेखर पर पड़ी। और शेखर के बारे में बताऊं कि शेखर आशुतोष का छोटा भाई भी था, और उस आंदोलन के दिनों में एक तरह से वो अभिभावक और माँ की भूमिका में भी था। हम लोग जब नई बात में हम काम करते थे, दिन भर इधर उधर आंदोलन करना, अखबार निकालना, ये सब करके शाम में रात में घर आते थे। वो एक कोई डॉक्टर थे, बीएन झा या ऐसे कुछ नाम था, सर्जन। उस नीचे डॉक्टर थे, डॉक्टर के ऊपर शेखर रहते थे एक कमरे में। हम लोग दोनों धमक जाते थे, और शायद शेखर को पता रहता तो होगा कि ये लोग आएंगे। वो खाना बना के रहता था, और ये सिलसिला लंबा चला कि वो खाना बना रहे हैं, हम लोग जा खाए, फिर सुबह निकले, फिर वो दूसरे दिन रात को आए। तो उस दिन जब मैं बहुत विचलित हो रहा था, तो
मुझे सबसे क्या कहते हैं, सुकून वाला कंधा शेखर का ही लगा। शेखर के कंधे पर ही मैं सबसे ज्यादा रोया उस दिन, उसके कंधे पर सर रख के। तो शेखर से भी एक बड़ा भाई है मधुकर, जो एडवोकेट है, बांका में है। तो उनके तीनों भाई से, बल्कि भाई से नहीं भी, उनकी एक दीदी है भलार में, उनसे चूंकि मैं जमालपुर में रहता, तो जब आशुतोष आते थे तो मैं उनके साथ जाता था, उनकी दीदी के यहाँ। उनके सबसे मतलब पूरे परिवार से मैं ये था। और उसी तरह से आशुतोष का इधर भी ये था, मेरी पत्नी के भी वो दोस्त थे, मेरे बच्चों के अंकल थे, मेरे छोटे भाई के भैया थे। मेरे छोटा भाई जो अमर उजाला में है, उन्होंने ऐसा मार्मिक पोस्ट लिखा है, मैं तो मतलब हतप्रभ रह गया। मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाया हूँ। ये तो आप ही थे, आपने कुछ हमसे बुलवा लिया। मैं तो टालते टालते जा रहा था, लगा कि क्या मैं क्योंकि कलकत्ता में जो शोक सभा हुई थी, मैं ठीक से बोल नहीं पाया था, मैं बिलखते रहा। लेकिन आज मैं बोल पाया, तो मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा। बिलखना और सिसकना ये जीवन भर चलेगा। और आशुतोष के मित्र काफी सक्षम लोग हैं, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है तो देख ही रहे हैं कि किस तरह का संसार आशुतोष ने बसाया था। उस संसार में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं के जरिए आशुतोष समय समय पर आपके सामने होंगे, ये भरोसा तो है सर। बिल्कुल। आप लगभग सभी प्रमुख मित्रों से आपने बात कर ली है, और भी जो जो बचे हैं उन लोगों से भी आप बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ बातें कॉमन हो, लेकिन हर आदमी का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है।